हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एससी क्लासेस पे। तो दोस्तों, फोर्थ सेमेस्टर का जो साइंस का प्रीवियस ईयर्स है और साथ में हम लोग ऐसे रिवीजन करने वाले हैं जो आपको एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जो बात आती है वो आती है डार्विनवाद, जो हम लोग पढ़े थे कि उत्पत्ति के आधार पे जो दिया गया है। तीन जो है सिद्धांत हैं। सबसे पहला जिसमें आता है डार्विनवाद के बारे में, यानी इनका कहना क्या है। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं। डार्विन के सिद्धांत को प्राकृतिक वर्णवाद के नाम से भी जाना जाता है। पहले सबसे पहला प्रश्न यहीं से बनता है कि प्राकृतिक वर्णवाद के सिद्धांत जो है वो किस सिद्धांत को जाना जाता है। तो डार्विन के सिद्धांत को जाना जाता है। अब यहाँ से बात आती है कि आखिर ये है कौन, ये डार्विनवाद कहाँ के थे और कौन थे। तो इस सिद्धांत पर कार्य करने वाले दो अंग्रेज वेलस और डार्विन थे। अब ये सब आगे यहाँ से क्या आया, कौन थे। दो अंग्रेज व्यक्ति थे, एक का नाम क्या था, वेलेस, और दूसरे का नाम जो था वो क्या था, डार्विन था। इन्होंने क्या किया था, जब अध्ययन करते थे, है ना, वो स्वतंत्र रूप से इस पर अध्ययन करते हुए लगभग समान निष्कर्ष पर पहुंचे थे। यानी दोनों व्यक्तियों ने जो भी अपनी रिसर्च की, अध्ययन किया, उससे पता चला कि लगभग लगभग दोनों लोग का जो अनुमान था, अध्ययन था, लगभग समान ही था। तो चलिए अब इस सिद्धांत के बारे में पढ़ते हैं कि सिद्धांत था क्या। तो यहाँ से देखिए, पहला आता है कि यह सिद्धांत प्राकृतिक चयन के सिद्धांत पर आधारित है। यानी कह सकते हैं कि इसमें प्राकृतिक रूप से, यानी प्रकृति जो है अपने आप को अपने आप से ही क्या करती है, जो व्यक्ति है जो सक्षम है उसको क्या करती है, सरवाइव करने के लिए सक्षम मानती है। डार्विनवाद के मुताबिक सभी प्रजातियां वंशानुगत अंतरों के कारण प्राकृतिक चयन के जरिए विकसित होती हैं, है ना। फिर इस प्रक्रिया में क्या होता है कि पर्यावरण के लिए ज़्यादा उपयुक्त लक्षण वाले जीव ज़्यादा जीवित रहते हैं। यानी कह सकते हैं सीधा सीधा कि वह व्यक्ति या वह जीव जो इस प्रकृति में सरवाइव रहने के लिए, यानी कि जीवित रहने के लिए जिनके पास क्या है, क्षमता है, ज़्यादा जीवित रहने के लिए क्षमता है, ठीक है, जो ज़्यादा उपयुक्त है, वही क्या कर सकता है, इस प्राकृतिक में जीवित रह सकता है। और जिसके पास जितनी क्षमता नहीं है जीवित सर्वाइव रहने का, वो प्राकृतिक में जीवित ज़्यादा दिन तक नहीं रह सकता है। और प्रजनन करते हैं, जब जीवित रहते हैं तो क्या करते हैं, प्रजनन करते हैं। समय के साथ इन लक्षणों का जमाव होता है और नई प्रजातियां बनती हैं। यानी कि नए नए प्रजातियां क्या होती हैं, उत्पन्न होती हैं, बनती हैं। इसमें जो डार्विनवाद ने ही क्या किया था कि एक जिराफ के ऊपर उनका एक जो विचार दिया था उन्होंने, कि जो एक जिराफ थे उसमें कहा गया था कि दो तरह के जिराफ होते थे, एक छोटे जिराफ होते थे और एक बड़े जिराफ होते थे। तो अब उसमें हुआ क्या कि पर्यावरण में जो परिवर्तन हुए, ठीक है, तो पर्यावरण में परिवर्तन ये हुए तो जो नीचे की घास थी, यानी जो जमीन पे होती थी, वो घास क्या हो चुकी थी, प्राकृतिक परिवर्तन के कारण खत्म हो चुकी थी। लेकिन पेड़ पौधे जो थे वो क्या होते थे, सरवाइव करने के लिए जो बड़े, जो ऊंचे गर्दन वाले, लंबे गर्दन वाले जो जिराफ थे, उन्होंने तो सरवाइव कर लिया, क्योंकि उनको क्या हुआ, वो अपनी जो भोजन था वो प्राप्त कर लेते थे पेड़ों से, ठीक है। लेकिन जो छोटे जिराफ थे वो धीरे धीरे क्या हो गए, उनके पास जब क्षमता नहीं बची, उनके पास लक्षण वाले जीव, वो लक्षण उनके पास नहीं रहा जीवित रहने के लिए, तो उन क्या हो गए, धीरे धीरे समाप्त हो गए। और हम कह सकते हैं कि जो लंबे गर्दन की जिराफ हैं आज भी जीवित हैं और पीढ़ी दर पीढ़ी क्या हो रही हैं, नई नई प्रजातियां हो रही हैं। चलिए अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला जो आता है वो आता है लैमार्कवाद। इनके बारे में क्या कहा जाता है। लैमार्कवाद का विकास का एक सिद्धांत है। यह सिद्धांत बताता है कि जीवों के जीवन काल में होने वाले शारीरिक बदलाव उनकी संतानों में भी आ सकती है। जैसे अगर हम कहना चाहें तो हम कह सकते हैं कि अगर मान लीजिए किसी पिता के शरीर में कोई बदलाव होता है तो उसके बच्चे के भी शरीर में क्या होता है, बदलाव हो सकता है। ये उनका मानना था। इसे लैमार्कियन वंशानुक्रम या नौ लैमार्कवाद के नाम से भी जाना जाता है। जो लैमार्कवाद है इनको लैमार्कियन वंशानुक्रम या नौ लैमार्कवाद के नाम से भी जाना जाता है। लैमार्कवाद जो थे वो फ्रांस के थे और जीव वैज्ञानिक थे, लैमार्क ने दिया था। यानी इनका नाम क्या था, लैमार्क, और इन्हीं के नाम पे ये बन गया जो सिद्धांत, वो बना लैमार्कवाद सिद्धांत। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, लैमार्कवाद के मुताबिक वातावरण में बदलाव के कारण जीवों के अंगों का इस्तेमाल ज़्यादा या कम होता है। मतलब ये है कि जैसे जैसे प्रकृति में बदलाव होते रहते हैं वैसे वैसे हमारा जो अंग है उसका इस्तेमाल भी ज़्यादा या कम बढ़ जाता है। जैसे अगर हम अपने हाथ की बात करें, मनुष्य की बात करें, तो मनुष्य क्या करता है कि जो ज़्यादातर देखा होगा आप लोगों ने कि दाहिने हाथ का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा कामों में करता है, किसी भी काम वर्क करने में। और बायां हाथ, जैसे एक अगर कहा जाए ईंट फेंकने के लिए, तो ज़्यादा
दूर जो है दाएं हाथ से फेंक सकता है, लेकिन बाएं हाथ से कम दूर फेंक सकता है। क्यों? क्योंकि वो अपने अंगों का इस्तेमाल जो है बाएं हाथों का इस्तेमाल कम करता है किसी कार्य में। इसीलिए ये इस सिद्धांत पे काम करता है कि अंगों में जो परिवर्तन होगा, वातावरण में जो बदलाव आएगा, वही अंगों के इस्तेमाल ज़्यादा या कम हो सकता है। अब जो तीसरा जो आता है वो आता है उत्परिवर्तनवाद। सर्वप्रथम सन 1901 में हॉलैंड के एक वनस्पति वैज्ञानिक यानी शास्त्री थे, उनका नाम था ह्यूगो डी ब्रिज। नाम याद रखिए, ह्यूगो डी ब्रिज ने उत्परिवर्तनवाद को इंगविन इवनिंग प्रिमरोज नामक एक पौधे पर किया था। इवनिंग प्रिमरोज एक नामक पौधा था, इस पौधे का नाम याद रखिएगा, इवनिंग प्रिमरोज नामक एक पौधा था। उसमें यह देखा गया था उनके द्वारा, इवनिंग प्रिमरोज के पौधे से कुछ ऐसे पौधे उत्पन्न हुए जो अपने जनक पौधे से बिल्कुल भिन्न थे। यानी कहने का अर्थ ये है कि जब मान लीजिए कि कोई गुलाब का पौधा लगाए हैं, चाहे गुड़हल का पौधा लगाए हैं, या कोई और नीम का पौधा लगाए, तो उसमें से किसी और पौधे का विकसित होना, विकास होना, ये जो था ये उत्परिवर्तनवाद के सिद्धांत पे काम करता है। अब अगला चलते हैं हम लोग, इस सिद्धांत है क्या। अगला देखिए, यहाँ पे लिखा है कि पहला उत्परिवर्तनवाद के सिद्धांत में नई जीव जातियों की उत्पत्ति छोटी छोटी क्रमिक भिन्नताओं की पीढ़ी दर पीढ़ी संचय के कारण नहीं होती है। मतलब कि जो परिवर्तन होगा वो धीरे धीरे पीढ़ी दर पीढ़ी नहीं होगा, वो क्या हो सकता है, वरन एक ही बार में स्पष्ट रूप से उत्परिवर्तन के कारण होता है। यानी हम कह सकते हैं कि एक ही बार में अगर हम देखें किसी नीम के पेड़ में से किसी और पौधे का निकलना हम अचानक से ही दिख सकता है। इसमें पीढ़ी दर पीढ़ी और छोटी छोटी क्रमिक भिन्नता से नहीं होती है। ठीक है, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उत्परिवर्तनवाद का सिद्धांत कहते हैं। चलिए अगला विषय पढ़ते हैं। अब दूसरा पढ़ते हैं, उत्परिवर्तन निश्चित नहीं होते हैं। ये निश्चित नहीं होते हैं, यह लाभदायक, हानिकारक या निरर्थक हो सकते हैं। यानी ऐसा नहीं कर सकते हैं कि जब भी उत्परिवर्तन होगा वो हमारे लिए लाभकारी ही होगा, हमारे लिए सार्थक ही होगा। वो लाभदायक, हानिकारक दोनों हो सकते हैं। या किसी अंग विशेष में या अनेक अंगों में एक साथ हो सकते हैं। इनके कारण अंग पूर्ण विकसित या विलुप्त हो सकता है। मतलब कहने का है कि अगर किसी अंग में या किसी पूरे शरीर में भी हम देख सकते हैं कि परिवर्तन हो सकता है, यानी एक साथ भी हो सकता है या किसी एक अंग में भी परिवर्तन हो सकता है, तो इसका ये कारण रहा कि अंग पूर्णतः विकसित हो या विलुप्त भी हो सकता है। ये उत्परिवर्तनवाद का सिद्धांत कहता है। अब हम लोग बातें हैं, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपका है, ये आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पेपर में छपने वाला है, तो उसको हम लोग देखते हैं, पारिस्थितिक तंत्र। देखिए पारिस्थितिक तंत्र होता क्या है कि पारिस्थितिक तंत्र एक निश्चित क्षेत्र में उपस्थित सजीव जीवों एवं तथा उन निर्जीव तत्वों का समूह है जिनके साथ वे अंतःक्रिया करते हैं। मतलब एक ऐसा कोई समूह ले लीजिए, ऐसे इसी क्षेत्र में क्या है कि इसमें जो निर्जीव हैं या सजीव हैं वो क्या करते हैं, एक साथ उनके साथ अंतःक्रिया करते हैं। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं। अब पारिस्थितिक तंत्र की जो संरचना है, यानी कैसे ये बनाया गया है, तो देखिए पारिस्थितिक तंत्र को मोटे तौर पर दो घटकों में विभाजित किया जाता है। अगर हम बात करें दो घटक के बारे में, तो वो कौन कौन से हैं, देखिए घटकों को विभाजित किया जाता है अजैविक और जैविक घटक। यानी कि दो हम लोग बात कर सकते हैं, एक जैविक और अजैविक। पारिस्थितिक तंत्र की संरचना अजैविक और जैविक घटकों के बीच परस्पर क्रिया के कारण बनती है, जो स्थान और समय के साथ बदलती रहती हैं। इसमें यानी कि दोनों की भूमिका होती है, चाहे जैविक हो चाहे अजैविक हो। इस तंत्र में, पारिस्थितिक तंत्र में दोनों की भूमिका परस्पर क्रिया के कारण ही बन पाती है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। ये खाद्य श्रृंखला, ये भी आपका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो आपको देखने को मिलेगा। सबसे पहला क्वेश्चन ये देखिए, खाद्य श्रृंखला होती क्या है। पारिस्थितिक तंत्र में जीव भोजन के लिए एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। हम सभी को पता है कि एक व्यक्ति या एक जीव दूसरे जीव पर क्या करता है, आश्रित रहता है भोजन के लिए। जैसे एक मनुष्य भी क्या करता है, आश्रित रहता है भोजन के लिए, कि फसल होगी तो हम भोजन कर सकते हैं। लेकिन जो पेड़ पौधे होते हैं वो क्या करते हैं, निर्भर नहीं होते हैं, वो स्वपोषी होते हैं, अपने आप अपना भोजन बना लेते हैं। लेकिन जब हम जीवों की बात करते हैं तो एक जीव दूसरे पे क्या होता है, आश्रित रहता है भोजन के लिए, निर्भर रहता है। जैसे मान लीजिए कि छोटे कीड़े हैं, कीड़े मकोड़े हैं, उसको क्या करते हैं, मेढक खा लिया या कोई और जानवर खा लिया, फिर मेढक को क्या करते हैं, सांप खाते हैं। तो इस तरह से क्या होता है, एक फूड चेन बन जाता है। यानी एक जानवर दूसरे जानवर को खाकर या भोजन के लिए क्या करता है, निर्भर रहता है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, खाद्य श्रृंखला कहते हैं, जिसको हम लोग इंग्लिश में फूड चेन के नाम से भी जानते हैं। फिर अगला हम बात करते हैं खाद्य जाल। इन दोनों में बहुत थोड़ा ही अंतर है, तो ध्यान से करिएगा इस क्वेश्चन को। इन दोनों में से कोई एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा।
और हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। चलिए खाद्य जाल के बारे में बात करते हैं। फूड वेब किसी पारिस्थितिक तंत्र में कई खाद्य श्रृंखलाओं में के एक दूसरे से जुड़े नेटवर्क को खाद्य जाल कहते हैं। यानी सीधी सीधी भाषा में बात करें तो मान लीजिए ये पूरा एक खाद्य चेन है, ये खाद्य चेन है, ये खाद्य चेन है, और ये दोनों क्या है आपस में जुड़े हुए हैं। सब एक दूसरे से जब जुड़ जाते हैं तो ये क्या बनता है, पूरा एक जाल बन जाता है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, खाद्य जाल। अब आते हैं पारिस्थितिक पिरामिड में। ये क्या होता है, देखिए उत्पादक एवं उपभोक्ता की संख्या, जीव, भार व ऊर्जा के बीच पारस्परिक संबंधों की गणना को पिरामिड के रूप में प्रदर्शित करना ही पारिस्थितिक पिरामिड है। यानी कि जो भी जैसे जीव है, जीव की जो भार है, ऊर्जा है, इन संख्याओं को हम लोग क्या करते हैं ना, किसी पिरामिड के रूप में प्रदर्शित कर देते हैं। अब पिरामिड कैसे बनता है, जैसे मान लीजिए ये आपका पिरामिड बना, इसमें हम लोग स्तर बांट दिए ऐसे, है ना, तो कभी अप टू डाउन या डाउन टू अप इसमें पिरामिड बना दिए, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, पारिस्थितिक पिरामिड कहते हैं। चलिए अभी कितने प्रकार के होते हैं उसको देख लेते हैं। तो जो पारिस्थितिक पिरामिड होते हैं उनके तीन ही तरह के प्रकार होते हैं। एक तो जीव की संख्या का पिरामिड बनाते हैं, है ना, फिर दूसरा जीव भार का पिरामिड बना लेते हैं, और तीसरा जो है ऊर्जा का पिरामिड बनाते हैं। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। अब एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो आपके पेपर में छपने वाला है, ओर यानी अयस्क होता क्या है। ऐसे खनिज जिसमें धातु का निष्कर्षण अधिक मात्रा में तथा कम लागत में ही अयस्क कहलाए, यानी कम लागत में हो, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, अयस्क कहते हैं। अयस्क में आमतौर पर सोना, चांदी, लोहा या तांबा जैसी धातुएं होती हैं, लेकिन इसमें हीरा या ग्रेफाइट जैसी अधातुएं भी शामिल होती हैं। यानी कह सकते हैं कि अयस्क में दोनों धातु हो या अधातु हो, दोनों शामिल होते हैं, ये होता है अयस्क। चलिए फिर अब बात आती है कि धातु आखिर होता क्या है, तो उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं धातु के बारे में, यानी मेटल। अपारदर्शी होता है। देखिए धातु जो होता है वो अपारदर्शी होती है। अपारदर्शी का मतलब क्या होता है कि जैसे हम एक साइड से दूसरे साइड हम नहीं देख सकते हैं उस वस्तु के द्वारा, ठीक है, या प्रकाश का जो प्रवाह है वो एक साइड से दूसरे साइड नहीं जा सकता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, अपारदर्शी कहते हैं। एवं चमकदार पदार्थों को धातु कहते हैं। अब धातु जो होते हैं वो क्या होते हैं, चमकदार होते हैं, भले अपारदर्शी होते हैं लेकिन चमकदार होते हैं। यह ऊष्मा तथा विद्युत का सुचालक होते हैं, यानी इसमें विद्युत प्रवाहित हो सकता है, होता है, इसीलिए हम लोग उसको क्या कहते हैं, विद्युत का सुचालक कहते हैं। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिलता है वो होता है धातु और अधातु में क्या डिफरेंस होता है, उसको हम लोग पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग धातु की। तो धातुएं क्या होती हैं, चमकदार होती हैं। अभी हमने पढ़ा कि धातुएं क्या होती हैं, चमकदार होती हैं। अधातुएं जो होती हैं सामान्यतः चमकदार नहीं होती हैं। अपवाद में अगर हम बात करें तो आयोडीन की बात कर सकते हैं। ठीक है, धातुएं अगर आघातवर्धन या यौन तन्य होती है, यानी कि जब इस पर आघात किया जाता है तो ये क्या करती हैं, आवाज़ करती हैं, इसमें आवाज़ गूंजती है, आवाज़ निकलती है। और ये जो अधातु होते हैं ये भंगुर होते हैं, इसमें कोई आवाज़ नहीं होते हैं। ऊष्मा तथा एवं विद्युत के सुचालक होते हैं, यानी इसमें हीट या लाइट, इलेक्ट्रिसिटी जो होती है वो प्रवाहित होती है, ये सुचालक होते हैं उसके, लेकिन ये कुचालक होते हैं। अगर अपवाद में देख लिया तो ग्रेफाइट है, इसको हटाते हैं ग्रेफाइट अपवाद को। ठीक है, चौथा नंबर जो है वो गलनांक एवं कथनांक जो होता है उच्च होता है, मतलब हाई होता है, लेकिन इसका जो गलनांक एवं कथवांक होता है वो क्या होता है, निम्न निम्न होता है। तो ये आपके जो 4 पॉइंट है, 4 पॉइंट आपके लिए बहुत है। अगर आप ऐसा लिख देते हैं तो फिर आपको पूरे नंबर मिल सकते हैं। चलिए हम लोग आगे अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अब हम लोग बात करते हैं धातु निष्कर्षण तथा धातु कर्म, ये क्या होता है। तो देखिए अयस्क में पाई जाने वाली अशुद्धियों को अलग करने की क्रिया को धातु निष्कर्षण कहते हैं। यानी कि जो अयस्क जो हमारा निकलता है, जब हम खुदाई करके एक वस्तु को निकालते हैं तो उसमें क्या होता है कि बहुत सारी अशुद्धियाँ होती हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमारे लिए उपयोग की नहीं होती हैं, तो उन सबको अलग करना जो होता है वही क्या कहलाता है, धातु निष्कर्षण कहलाता है। सॉरी, किसी शुद्ध धातु को उसके अयस्क से प्राप्त करने की संपूर्ण विधि जो होती है वो क्या कहलाती है, धातु कर्म कहलाती है। ठीक है, अब बात करते हैं धातु प्रक्रिया, यानी धातु कर्म की जो प्रक्रिया होती है वो किन किन माध्यमों से की जाती है। अभी हम लोग इसमें बस 4 ही 5 के बारे में बात करेंगे। बहुत सारी ऐसी विधियां हैं जो उसका इस्तेमाल किया जाता है धातु कर्म की प्रक्रिया में। तो सबसे पहले जो आती है, पी से अयस्क का सांद्रण किया जाता है, दूसरा होता है निस्तापन, फिर है भर्जन, तीसरा है प्रगलन, और पांचवा लास्ट है धातु का शोधन। तो एक एक करके हम लोग पढ़ते हैं, क्योंकि इसमें से कोई भी एक जो है वो क्या हो सकता है, आने की संभावना ये आ ही सकता है, क्योंकि एक तो जरूर पूछ सकता है। तो चलिए हम लोग बात करते हैं सबसे पहले पीसी अयस्क का सांद्रण।
पीसी अयस्क सांद्रण का मतलब ये होता है कि अयस्क के साथ जुड़ी अशुद्धियों को हटाना, अयस्क को साफ करना सांद्रण कहलाता है। यानी जो भी अयस्क के साथ गंदी और चीज़ें अनावश्यक चीज़ें जो है उसको अलग करने की जो विधि होती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, सांद्रण कहते हैं, हटाने की। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं निष्पातन क्या होता है। निष्पातन मतलब होता है इस प्रक्रिया में सांद्रित अयस्क को इतना गर्म करते हैं कि उसमें से वाष्पशील पदार्थ निकल जाते हैं, परंतु अयस्क को पिघलने नहीं दिया जाता है। मतलब इतना ही हीट किया जाता है जिसमें अयस्क जो है पिघले नहीं, सिर्फ उसमें भाप बनकर क्या करते हैं, उसमें की जो अनावश्यक चीज़ें हों क्या हो जाए, हट जाए। फिर अगला थर्ड नंबर की हम लोग तरफ चलते हैं। अब अगला हम लोग देते हैं भर्जन। देखिए, अंतिम रूप से अयस्क को वायु के उपस्थिति में कम ताप पर गर्म करने की जो प्रक्रम है, जो प्रक्रिया है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, भर्जन कहते हैं। ठीक है, प्रगलन क्या बात करते हैं, अयस्क में उचित गालन मिलाकर मिश्रण को प्रायः वात्या भट्टी में उच्च ताप पर गलाने की जो प्रक्रिया है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रगलन। नाम में छिपा है गलन, यानी कि इसमें गलाने की प्रक्रिया को किया जाता है। अब आते हैं धातु का शोधन। देखिए यहाँ पे ध्यान से, धातु जो होती है उसका शोधन, अशुद्ध धातु से शुद्ध धातु जो प्राप्त करने की जो प्रक्रिया है, प्रक्रम है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, धातु शोधन कहते हैं या परिष्करण भी कहते हैं। ठीक है, अब आते हैं वात्या भट्टी होती क्या है। देखिए, वात्या भट्टी सबसे पहले इसको समझते हैं। तो वात्या भट्टी जो होती है चिमनी की तरह लगभग 25 से 60 मीटर ऊंची तथा 6 से 8 मीटर व्यास की होती है। यह भट्टी मुख्यतः 3 भागों में क्रमशः हापर, भट्टी की बॉडी तथा बांस एवं चूल्हा से मिलकर बनी होती है। वात्या भट्टी का उपयोग जो होता है वो तांबा, लोहा आदि धातुओं के निष्कर्षण में करते हैं। इसमें अयस्क के साथ कोक मिलाकर गर्म किया जाता है। ये वात्या भट्टी है। देखिए, इसमें दो है, एक और है, अभी पढ़ेंगे उसके बारे में। इसका एक चित्र भी थोड़ा देख लीजिएगा ध्यान से, उसको सीरीज में दिया होगा, आप पढ़ सकते हैं उसको। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं परावर्तनी भट्टी। परावर्तनी भट्टी में ईंधन अलग से जलाया जाता है। ठीक है, जिससे अयस्क सीधे आग के संपर्क में नहीं आता है ना। यह भट्टी अग्नि सह को ईंट की बनी होती है। परावर्तनी भट्टी का उपयोग निस्तापन तथा भर्जन क्रियाओं में करते हैं। इसमें ऑक्सीकरण तथा अपचयन दोनों प्रकार की क्रियाएं कराई जाती हैं। ये दोनों प्रकार की जो भट्टी है उसमें से कोई एक आने की संभावना है, तो उसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अब आते हैं लास्ट टॉपिक पे जो दिया गया है, आयरन, पिग आयरन क्या होता है। वात्या भट्टी से प्राप्त जो कच्चा लोहा है या ढलवा लोहा पिग आयरन कहलाता है। यह भंगुर होता है ना, मतलब इसको आवाज़ नहीं होती इसमें। इसका उपयोग जो होता है पाइप, स्टोरेज टंकी बनाने के लिए, नहाने का टब बनाने के लिए, कूड़ादान बनाने के लिए आदि कामों में प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों, ये रहा आज का जो फर्स्ट पार्ट है साइंस का। सेकंड पार्ट जो होगा उसमें बहुत अच्छे से हम लोग समझेंगे कि हम लोग पूरे साइंस को ख़त्म कर देंगे। फिर आपको एग्ज़ाम में कोई भी टेंशन नहीं होगी अगर आप रिवीजन करके जाते हैं। तो लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर आपको अगले वीडियो में। धन्यवाद।